भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। भारतीय मूर्तिकला ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांस्य को पिघलाने और ढालने तथा उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य भी प्राप्त प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ढलाई के लिए सिरे पेरडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांशतः प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट हैं। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया उपयोग विभिन्न प्रयोजन जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समुदायिमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं, जबकि उसके चालक मानव की आकृतियों को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती हैं। तीर्थकारों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसीलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकला पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौले मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे अनेक कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जाता है। इन तीर्थंकरों छोटे घुंघराले केश में दिखाए जाते हैं। ये चित्र में दिखाई गई है का काली या मार्दन चोल कालीन कांस्य तमिलनाडु का दृश्य दिखाई गई है। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ोदरा के निकट कोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे के आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिलती हैं। बड़ोदरा के पास कोटा जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती है। इनमें से अधिकांशतः मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे अन्य तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया है, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवीय या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक
दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई हैं। इनमें संघ यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान चित्र में शिव परिवार 10वीं शताब्दी ईस्वी बिहार गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर का दृश्य दिखाई गई है। एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए और उसका दूसरा सिरा बाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चूनेटे पकड़ी हुई है। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाया कर लेकर फैला हुआ है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धनेसरखेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमाओं में परिधानों की तह मथुरा जैसी शैली जैसी ही बनाई गई है, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देती है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है, जो कि एक काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणित उदाहरण है। फोकनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन है। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसीलिए वस्त्र शरीर के दाहिने सिरे से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की लुप्त मोम प्रक्रिया लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का रूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर 1 महीने कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ यह पुनः ठोस हो जाता है। फिर इसे चिपकी या फिरनी से दबाते हैं, जिससे मोम तार धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा आकृति के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती हैं। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी से ढके सांचे को आग पर रखे रहने देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नालिकाओं से नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है। धातु ढलाई के समूचे प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी एवं रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफी मेहनत का काम है और इसके लिए आधुनिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग होता है। ये चित्र में देवी चोल कालीन कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु का है, जो दिखाई गई है।
ये बनाता हुआ व्यक्ति कांस्य प्रतिमा की दृश्य दिखाई गई है। आकृति को के टखने के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र लपेटकर वक्रीय मोड़ बनाता है। जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त का वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि सुबाह थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इसी प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं का कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांशतः मूर्तियां 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी की बनी पाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुर मार्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही हैं। चित्र में गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर का चित्र दिखाई गई है। गणेश का है ये चित्र जो ऊपर नाग बना हुआ दिखाया गया है। कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में मिली है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की गई नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्क की हार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैलियों को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज और लोकेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई हैं और उनका दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीकी और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुदूर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीकी और काल आज भी दक्षिण भारत विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस काल के अनेक संरक्षक रहे जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सोबियाना महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नटराज चोल कालीय 12वीं शताब्दी ईस्वी का दृश्य ये नटराज का दृश्य दिखाई गई है। ये भी दृश्य दिखाई गई है नटराज की ही तरह सेम है। नटराज इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या स्मृति के दैत्य अपस्मार को दाबते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुज त्रिशासित की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाते हुए हैं जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख दाहिनी हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बाएं
दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभयहस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमाएं के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्राह्मण युग यानी वर्तमान शिव के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्तों के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदम्बरम से जुड़ी है, इसीलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा करते हैं। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। 8वीं शताब्दी के पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्ध परयक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ अचमन मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विष पान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव का परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड को कर्ता धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तथा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदरम मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिववर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूपों को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया है। तिरुपति में कांस्य की अदम कद प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनमें कृष्ण देव राय को अपने 2 महारानियों तिरुमलंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये चित्र इसमें दिखाई गई हैं, ये इसमें गणेश की दिखाई गई हैं।